हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश के बुक का चैप्टर 6 का पार्ट 2। चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। कल हमने इसका पार्ट 1 बनाया था। हमने ये सब देख लिया था कि किस तरीके से जो एब्राइट हैं उन्होंने बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट करते थे बटरफ्लाइज वगैरह, और कैसे उनका साइंस के वर्ड में इंटरेस्ट आया। तो अब हमें इसमें आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। तो साइंस फेयर जब हुआ और वो कुछ भी नहीं जीते तो उनको कौन सा लेसन सीखने को मिला इस चीज़ से, जब वो कुछ भी नहीं सीखे तो। नेक्स्ट है व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक। फिर कौन से एक्सपेरिमेंट और कौन से प्रोजेक्ट्स एब्राइट ने किए। व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं, तो ये देखते हैं। देन इन 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county साइंस फेयर। तो पहले तो वो बचपन में कलेक्ट करा करते थे चीज़ें इस तरीके से, है ना। फिर उसके बाद जब वो 7th क्लास में आए तो उन्होंने एक साइंस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, मगर वो हार गए। इट वॉज रियली सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग। तो हर किसी को कुछ ना कुछ मिला और मेरे को कुछ नहीं मिला, तो मतलब ये वाली फीलिंग अच्छी सी तो नहीं थी। ऑब्वियसली एब्राइट ने ये बात कही। ऑब्वियसली है ना, हारना किसे अच्छा लगता है। His entry was slides of frog tissue which he showed under a microscope। तो उसकी एंट्री क्या थी कि जो फ्रॉग की स्लाइड्स थी माइक्रोस्कोप में उनको देखना था। He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display। तो जो विनर्स थे उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स करे थे, तो इसलिए वो जीते थे बाकी लोग। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपियरिंग। तो जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, मतलब जीतने की इच्छा, कॉम्पिटिशन की इच्छा, वो उनमें जागने लगी थी। आई नो दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड। तो उसने एब्राइट ने सोचा कि भाई अगले साल तो कोई रियल एक्सपेरिमेंट मुझे करना पड़ेगा अगले साल के कॉम्पिटिशन के लिए। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट द इंसेक्ट वर्क आई वुड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। तो मेरे को तो इंसेक्ट्स के बारे में ही पता था, बटरफ्लाइज के बारे में पता था, क्योंकि पास्ट कुछ सालों से तो मैं यही कर रहा था। सो ही रोट टू डॉक्टर उर्गुहाट फॉर आइडियाज़। तो इसने डॉक्टर उर्गुहाट, जो जिनकी किताब इसने पढ़ी थी बच्चे ने, तो उनको लेटर लिखा। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट। और वहाँ से रिप्लाई आया भी, काफ़ी सारे सजेशंस आए। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। तो काफ़ी सारे जो आइडियाज़ थे उन्होंने उस पर काम किया एब्राइट ने, और इससे काफ़ी प्राइजेस वगैरह भी उन्हें मिले इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी और बाकी और साइंस फेयर्स में भी। फॉर हिज 8th grade प्रोजेक्ट एब्राइट ट्राइड टू फाइंड the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years। तो 8th क्लास में भी साइंस का प्रोजेक्ट था, तो इसके लिए एब्राइट ने सोचा कि भाई जो ये मोनार्क कैटरपिलर्स, मतलब जो बटरफ्लाइज हैं, मोनार्क बटरफ्लाइज, ये क्यों मर रही हैं, किस वायरस की वजह से ये मर रही हैं, ये इन्होंने खोजने की कोशिश करी। एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरीड बाय बीटल। तो एब्राइट को लगा कि जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, ये बीटल, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनसे फैल रही है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। तो इसने क्या किया कि कैटरपिलर्स को पैदा करने की, बड़ा करने की कोशिश करी बीटल्स की प्रेजेंस में। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, ही सेड। फिर उसने कहा कि भाई ऐसा मैंने कोशिश करने की करी कोशिश, बट कुछ रिजल्ट नहीं मिला। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वन। तो फिर इसने दिखाया, मतलब कोई रिजल्ट तो इन्हें नहीं मिला, बट इन्होंने ये दिखाया कि किस तरीके से ये बीटल्स के साथ कैटरपिलर को ग्रो कर रहे हैं। कुछ रिजल्ट तो भले ही इन्हें ना मिला, बट ये जीत गए साइंस फेयर में। नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। फिर नेक्स्ट जो ईयर था इनका था कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज होती हैं, एक टाइप की बटरफ्लाइज जो होती हैं, वो मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती हैं। द थ्योरी वॉज दैट वाइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। तो ये थ्योरी थी कि वाइसरॉय जो है मोनार्क्स जैसी दिखती है, क्योंकि जो बर्ड्स है ना वो मोनार्क्स को खाती नहीं है, क्योंकि मोनार्क्स का टेस्ट अच्छा नहीं होता और वो बच जाती हैं। इसलिए जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है ताकि वो भी बच जाए। वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। मतलब देखो क्या है, वाइसरॉय भी एक बर्ड का ही नाम है, बर्ड का नहीं, एक तितली का नाम है, और मोनार्क भी एक टाइप की तितली होती है। मोनार्क जो तितली होती है ना, इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो चिड़िया इसको नहीं खाती। इसका वाइसरॉय का टेस्ट अच्छा होता है, तो चिड़िया खूब खाती है इसे। तो वाइसरॉय ने मतलब
जैसे इंसान करते हैं ना, ऐसी बर्ड, ये चिड़िया सब यही चीज़ें करने की कोशिश करते हैं खुद को बचाने की। तो जो वॉइसरॉय बटरफ्लाई है वो ट्राई करती थी कि वो मोनार्क बटरफ्लाई की तरह दिखे ताकि चिड़िया उसको भी ना खाएं। एब्राइट प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट्स बर्ड वुड ईट मोनार्क्स। तो एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो ये देखना था कि क्या चिड़िया मोनार्क बटरफ्लाई को खाएंगी। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। तो एक स्टारलिंग बर्ड है, वो नॉर्मल खाना नहीं खाएगी, नॉर्मल चिड़िया का खाना नहीं खाएगी, बट वो सारी की सारी मोनार्क बर्ड्स को खा जाती है। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वॉइसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क्स। तो बाद में रिसर्च आई थी, एब्राइट ने तो नहीं करी, बट हाँ कुछ रिसर्चेस में पता लगा था कि मोनार्क जो है जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती है। एब्राइट ने प्रूफ नहीं कर पाया था ये, बट बाकी रिसर्चर्स से ने थोड़ा बहुत आगे इसमें कुछ काम किया था। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस फर्स्टली इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस प्राइज। तो थर्ड आ गए थे ये काउंटी साइंस प्राइज में, जूलॉजी डिवीजन में इनका प्रोजेक्ट को रख दिया गया था। तो ये है, ऊपर वाली मोनार्क बटरफ्लाई है और नीचे वाली वाइसरॉय है। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, तो हाई स्कूल में जैसे कि हम लोग के वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है ना, इस तरीके से ना जो यूएस है वहाँ पे क्या होता है, लोअर स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल। तो जैसे मिडिल स्कूल के 3 साल होगा, हाई स्कूल के भी कुछ ईयर्स होते हैं, इस तरीके से वहाँ पे डिविजन होता है ईयर्स का, क्लासेस का नहीं होता। तो अलग अलग मिडिल स्कूल, लोअर स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इस तरीके से होता है वहाँ। तो Richard Ebright began the research that led to the discovery of unknown insect hormone. Indirectly, it also led to a new theory on the life of cells. तो जब अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे तो एब्राइट ने एक रिसर्च करी जिससे एक इंसेक्ट का एक हार्मोन, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, तो इन्होंने एब्राइट ने इंसेक्ट का एक नया हार्मोन डिस्कवर कर लिया था जिससे जो सेल्स होते हैं उनकी लाइफ में, सेल्स में काफ़ी ज़्यादा हमें और नॉलेज आगे मिली। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ 20 टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑन द मोनार्क प्यूपा। तो मोनार्क का जो इनिशियल फॉर्म होता है बच्चा, आप मान लो, उसमें जो 20 स्पॉट्स होते हैं गोल्ड कलर के, उनका क्या काम होता है। एवरीवन एज्यूम द स्टॉप वर जस्ट ऑर्नामेंटल्स। हर किसी को लगता था कि जो स्पॉट्स होते हैं ऑर्नामेंटल, यानी कि सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, खूबसूरत लगे बटरफ्लाई इसलिए होते हैं। एब्राइट सेड, बट डॉक्टर उर्गुड डिडंट बिलीव इट। डॉक्टर उर्गुड को तो ये नहीं लगता है। टू फाइंड द आंसर्स, एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट science student first had to build a device that showed that spot were producing a hormone necessary for the butterfly's full development। तो इन्होंने एक डिवाइस बनाई जिससे इन्होंने ये प्रूफ करा कि जो बटरफ्लाई में ऐसे ऐसे करके स्पॉट्स होते हैं ना, वो उनके डेवलपमेंट में काम आते हैं, ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं उन स्पॉट से जिससे वो डेवलप कर पाएँ बटरफ्लाई। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्रिट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। तो ये वाली जो डिस्कवरी थी कि जो बटरफ्लाई के स्पॉट्स होते हैं वो कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि बटरफ्लाई को बड़ा होने में, ग्रो करने में हेल्प करते हैं, तो इससे वो काउंटी साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज़ उनको मिला और इनफैक्ट इंटरनेशनल फेयर में भी वो जा पाए। देयर ही वॉन थर्ड प्राइज़ फॉर जूलॉजी। तो इंटरनेशनल साइंस फेयर में उनको थर्ड प्राइज़ मिला जूलॉजी में। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। तो एंटोमोलॉजी कीड़े मकोड़े हैं ना, इंसेक्ट्स के बारे में जो साइंस होती है, उस इनको लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला। एज अ हाई स्कूल जूनियर, रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। तो हाई स्कूल जूनियर मतलब हाई स्कूल में थे ये, तो उस समय पर ये मोनार्क का जो प्यूपा होता है, जो बर्ड की बच्चे वाली इनिशियल फॉर्म होती है, उस पर ये वर्क कर रहे थे। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गिव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। तो उस साल उनको क्या फर्स्ट प्राइज मिला इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और आर्मी लेबोरेटरी में भी इन्हें गर्मियों में काम करने का मौका मिला। In his senior year, he went up a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that cell would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the golden spots। तो इसका मतलब है जो सीनियर ईयर, जब अपनी क्लास में और आगे बढ़े तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से शो कर दिया कि जो बच्चा बड़ा होता है ना, वो जो बटरफ्लाई में जो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं, अगर वो ना हो तो बच्चा बटरफ्लाई का बड़ा ही नहीं होगा, यानी कि जो गोल्डन स्पॉट्स हैं वो बच्चे को बड़े होने में हेल्प करते हैं, वो ऐसे हार्मोन रिलीज करते हैं। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर द जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। फिर से वो इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट प्राइज उनको मिला। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। फिर से गर्मियों में वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में और आर्मी की लेबोरेटरी में उन्होंने अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताई। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी गए, फ्रेशमैन ईयर मतलब उनका पहला साल। एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। तो बटरफ्लाई में जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं उसके ही हार्मोन्स पर अगली गर्मियों में भी उन्होंने काम किया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही कीमती, बहुत ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके लेबोरेटरी के, ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। अब उन्होंने ये पता कर लिया था कि हार्मोन्स जो होते हैं, गोल्डन कलर के जो स्पॉट होते हैं उससे हार्मोन रिलीज होते हैं और उस हार्मोन की हेल्प से ही बटरफ्लाई ग्रो कर पाती है। अब वो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है कि होते कैसे ये हार्मोन, ये भी अब इन्होंने एब्राइट ने पता लगा लिया। अ ईयर एंड हाफ लेटर, 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, अपने कॉलेज में थे, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट द सेल लाइफ। तो सेल लाइफ के बारे में इन्होंने एक नई थ्योरी निकाल दी। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन। जब वो एक्सरे की फोटोज पे देख रहे थे, केमिकल हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर जो उन्होंने निकाला था उसकी एक्सरे की जब फोटो देख रहे थे तो उन्हें सेल की एक नई थ्योरी समझ में आई। व्हेन ही सॉ दोज फोटोज, एब्राइट डिडंट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, द फोटोज गिव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजी पजल्स। तो इन्हें जब पता लगा सेल के बारे में, इन्होंने कोई यूरेका नहीं बोला, मगर इनको ये समझ में आ गया कि जो बायोलॉजी की काफ़ी सारी पजल्स हैं सेल के बारे में, काफ़ी हद तक इन्होंने इसको सॉल्व कर लिया है। देखिए थोड़ा साइंटिफिक चैप्टर है, होपफुली मैं आपको समझा पा रही हूँ ईजी वे में। अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताना। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। तो जो सेल है वो देखो हमारी बॉडी में डीएनए होता है, ह्यूमंस में भी होता है, सारे एनिमल्स में होते हैं। तो सेल जो होता है बॉडी का वो किस तरीके से डीएनए को रीड कर पाता है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। हमारा जो सेल होता है, ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में, सब में सेल होते हैं, सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो वो किस तरीके से डीएनए को, हम डीएनए क्या होता है, हमारी हेरिडिटरी पूरी, मतलब हम लोग के वंशज कौन रहे हैं सब कुछ पता लग जाता है हमारे बारे में डीएनए से। इट डिस्क्राइब्स द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ द सेल। तो डीएनए से फॉर्म, फंक्शन, सेल का क्या काम है, ये सब कुछ समझ में आने लगा। द डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इनकी डिस्कवरी से पता लगा कि जो डीएनए है वो लाइफ का ब्लूप्रिंट है, मतलब हमारी जीवन के बारे में डीएनए की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। एब्राइट एंड हिज कलीग, college roommate James R. Wong, worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. तो एब्राइट और उनके जो कॉलेज रूममेट थे जेम्स आर वोंग, उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए, पिक्चर्स बनाई, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से डीएनए सेल्स ये आपस में कैसे इंटररिलेटेड हैं, एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी। तो उन्होंने एक पेपर लिखा, मैं स्टार्टिंग में बताया था ना कि ये बहुत ही ज़्यादा एक यंग पर्सन बने जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेटेड मैगजीन में इनका आर्टिकल छपा था, जो कि पहली बार किसी कॉलेज स्टूडेंट्स का छपा था। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, Richard Ebright graduated from Harvard and highest honors, second in his class of 1510. Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. तो ये आगे जाके एब्राइट जो हैं हार्वर्ड के मेडिकल स्कूल में आगे इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया और अपनी पूरी 1500 बच्चों की क्लास में सेकंड आए थे। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी। अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए इन्होंने, थ्योरी थी ना इनकी डीएनए और सेल वाली, उसको एक्सपेरिमेंट करने लगे टेस्ट करने के लिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। अगर ये थ्योरी करेक्ट हो जाती तो लाइफ प्रोसेस जो आज हम समझ रहे हैं इसमें एब्राइट का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है ना। तो इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ ऑफ प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़। तो कैंसर, बहुत सारी बीमारियों से भी अगर ये डिस्कवरी सही बैठ जाती जो इन्होंने पता करा था तो बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते थे। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरोसिटी। तो साइंटिफिक क्यूरोसिटी जो थी एब्राइट में, हमें इन सब चीज़ों का इलाज या इन सब चीज़ों के बारे में एब्राइट की वजह से पता लगा है, काफ़ी सारी बीमारियाँ भी ठीक हो पाई हैं। हिज हाई स्कूल रिसर्च इन टू द purpose of the spot on the monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies. तो जब से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू करा था तब से ही वो साइंस में इंटरेस्टेड थे, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। और चीज़ों में भी वो इंटरेस्ट लेते थे। एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर एंड अ पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड canoeist and all round
आउटडोर पर्सन। तो वो सिर्फ साइंस में ही नहीं, वो डिबेट भी करते थे, बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकिंग भी करते थे और आउटडोर पर्सन भी थे, गेम्स भी खेलते थे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। तो वो मतलब नेचर की फोटोग्राफी भी बहुत अच्छे से करते थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, सिर्फ एज आते थे इनके। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स। तो पढ़ाई लिखाई तो इनके लिए बहुत ईजी थी, तो डिबेटिंग में बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया करते थे। ही ऑल्सो फाउंड someone to admire Richard A. Wheeler, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Wheeler was a perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, एब्राइट से। तो इनकी टीचर्स का भी काफ़ी इन पे इन्फ्लुएंस रहा इनके स्कूल टाइम से, ही रिचर्ड कहते हैं। रिचर्ड would always give that extra effort, Mr. Wheeler said. What pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest. तो इनकी टीचर कहती हैं सिर्फ बटरफ्लाई या बाकी इंटरेस्ट के अलावा वो डिबेट्स पर भी रात में 3-3, 4-4 बजे तक जो है रात में 3-3, 4-4 घंटे रिसर्च किया करते थे, तभी तो जीतते थे। रिचर्ड वॉज कम्पेटिटिव, मिस्टर वेयर कंटिन्यूड, बट नॉट इन अ बैड सेंस। तो कॉम्पिटिटिव थे बट बैड सेंस में नहीं थे, ही एक्सप्लेन। रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग सेक फॉर विनिंग टू गेट अ प्राइज। तो सिर्फ जीतने के लिए ही वो ये सब नहीं करते थे, रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट ही कुड। तो वो जीतते इसलिए थे क्योंकि वो जो भी काम करते थे उसको बेस्ट, बहुत ही अच्छे से करना चाहते थे। फॉर द राइट रीज़न ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, सही रीजन्स के लिए वो खुद को बेस्ट बनाना चाहते थे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और यही इंग्रेडिएंट होते हैं साइंटिस्ट को बनाने में कि आप बेस्ट, अपने फील्ड में बेस्ट काम करना चाहें। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स। तो आप एक अच्छे दिमाग के साथ काम करें, उसमें इच्छाएँ जागृत करें कि वो चीज़ों को डिस्कवर करें और आपको बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट मिल जाएगा। एब्राइट हैड दीज क्वालिटीज़ फ्रॉम द टाइम द बुक ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरोसिटी। तो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स इस किताब से वो साइंटिफिक वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए थे और उसके बाद उन्होंने बहुत डिस्कवरीज करी और मैनकाइंड के लिए बहुत बड़ी इन्वेंशंस करी। तो ये जो स्टोरी लिखी है, ये लिखी है रॉबर्ट W. पीटरसन ने। काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, एक इंसान महान कैसे बनता है, कितनी उसको अपने दिन रात है ना सब कुछ देना पड़ता है और इंटरेस्ट के साथ। ये नहीं कि हम मेहनत करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत करना अच्छा लग रहा है तभी रिजल्ट आता है। तो ये चैप्टर था, काफ़ी अच्छा था। अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।